हाँ जी। तो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल बैक क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 6.21 ऑफ योर बुक. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. एंड इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपनी कॉपी में आप इसके ऊपर लिख लो. एंड दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज एंड फीफो. लीफो मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि लीफो एक्सेप्टेड मेथड नहीं है, ठीक है. तो हम फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट मी फर्स्टली रीड आउट द क्वेश्चन. इसमें वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है दैट यू प्रिपेयर अ मंथली कॉस्ट शीट ऑफ दिस कंपनी, एंड जिसमें आपको इंफॉर्मेशन है ओपनिंग इन्वेंट्रीज की, रॉ मटेरियल 12 लाख, वर्क इन प्रोग्रेस 18 लाख, फिनिश्ड गुड्स आपको यूनिट्स भी दिए हुए हैं एंड वैल्यू भी दी हुई है. तो ओपनिंग आपके पास थे 10,000 यूनिट जिनकी वैल्यू थी 9,60,000. सिमिलर वे में आपको क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का डाटा दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स के आगे यू कैन सी देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है. तो नेक्स्ट हमें दिया है रॉ मटेरियल परचेज्ड, GST पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज्ड, ITC अवेलेबल. कुछ यादें ताज़ा हो गई कि ये हमने पॉइंट डिस्कस किया हुआ है. इसका क्वेश्चन में क्या करना है, जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तब डिस्कस करेंगे. इसके बाद आ गया वेजेस पेड टू वर्कर्स, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, ट्रेवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, सेलिंग एक्सपेंसेस. देन यू आर गिवन मशीन आवर्स वर्कड 21,600, machine hour rate being ₹8 per hour. यूनिट्स सेल हुए हैं 1,60,000 के, प्रोड्यूस हुए हैं 1,94,000 के. डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15% ऑन सेल्स. अब आप देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको कोई हिंट नहीं है कि इसमें कोई वेटेड एवरेज या फीफो जैसी डिस्कशन भी हो सकती है, पर डेफिनेटली वो होगी. और वो कैसे पता चलेगा ये अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं. सबसे पहले कॉस्ट शीट लिखेंगे ऊपर, एंड यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे अमाउंट का. देखो मैं इस क्वेश्चन में पर यूनिट कॉलम अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें अभी आपकी स्टेज पर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो सकती हैं कि पर यूनिट कॉलम में जब स्टॉक्स आ जाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो फिगर कब चेंज करनी है कब नहीं चेंज करनी है. तो ग्रेजुअली यू विल डेवलप दैट लेवल, ठीक है. तो अभी आप पर यूनिट के खलारे में मत पड़ना, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है. मैं उसके ऊपर अभी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगी तो वो अभी आपके काम की बात नहीं निकलेगी. अभी आप मेन अमाउंट से चीजों को समझो. पर यूनिट कॉलम तो एंड ऑफ ऑल आपने बना ही लेना है, ठीक है. तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप भी उसको चाहे मत देखना बिकॉज दैट इज अ वेरी रेजिडुअल एस्पेक्ट, ठीक है. पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से. फिर इसके बाद आपके पास आ गई परचेजेस की इंफॉर्मेशन, देन यू हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन. आप पहले इनको हैंडल करते हैं. सबसे पहले आपके पास है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12 लाख रुपीस का. परचेजेस पर चलते हैं. परचेजेस की फिगर है 1,44 lakhs एंड साथ ही में उसने GST का पॉइंट दिया हुआ है. अब GST जब भी देगा वो साथ में आपको बताएगा जरूर ITC के बारे में. ना व्हाट इज ITC? इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब इसमें वो कह रहा है ITC अवेलेबल. कल हमने क्या सीखा था? क्रेडिट अवेलेबल, कॉस्ट नो. अगर क्रेडिट यस, कॉस्ट नो, इट मीन्स हम कॉस्ट में इसको नहीं लेंगे बिकॉज इसका क्रेडिट हमें वापस मिल जाना है. तो इट मीन्स 7,20,000 की फिगर मेरे लिए इररेलेवेंट हो गई. मेरे लिए सिर्फ परचेज कॉस्ट क्या बनेगी? 1,44 lakhs. ठीक है जी. तो आज ये पॉइंट कितना इजी लगा इसको हैंडल करते हुए. फिर इसके बाद आ गया हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज गिवन टू यू 14 lakhs. माइनस किया, we reached raw material consumed के ऊपर. तो यहां पर आ गया -14 लाख, 1,42 lakhs. ओके जी. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया डायरेक्ट वेजेस का.
जो कि बिल्कुल क्लियर गिवन हुए दिए हुए हैं हमें 36,64,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्ट एक्सपेंस का हेड। अब आप लैंग्वेज पढ़ो, उसने आपको बोला है एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। अब यूटिलिटीज क्या होती हैं? वही बेसिक नेसेसरीज जो कि आपको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो मतलब कई बारी आपको जिग्स, मोल्ड्स, पैटर्न्स ऐसे वर्ड लगा देगा। यूटिलिटीज इज जस्ट वन पार्ट ऑफ देम, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको बोला जाता है। तो अब ये हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्लियर हिंट है कि ऐसी वर्डिंग स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये आप सोचो कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, हम तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेके जा सकते हैं। अब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स का पॉइंट क्वेश्चन में नोट करो। ही इज क्लियरली गिविंग यू मशीन आवर्स वर्कड, एंड आई जस्ट टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन मशीन आवर रेट जो होता है वो बहुत सारे खर्चे मिलाकर एक रेट फाइंड आउट किया जाता है कि 1 घंटा काम करने का कितना खर्चा आता है। तो दैट इज द सोल मीनिंग ऑफ मशीन आर रेट। तो इट मीन्स अब मशीन चलती तो फैक्ट्री में ही है ना, तो इट मीन्स ये फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे मिलाकर एक रेट निकाला गया है। तो ये आपके पास क्लियर फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर यहां से निकलेगी। तो ऊपर वाला जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही हिंट है। तो अब आप इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को स्टार लगा लो, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो कि ऐसी इंफॉर्मेशन जब आए तो इट इज अ क्लियर हिंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यही तो अब आप सीखोगे, नई नई चीजें कैसे पता चलेंगी, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने इसको यहां पर डाल दिया यूटिलिटीज के नाम पर, ठीक है। तो इट इज 1,45,600। Now this is going to give me the total as prime cost. So it is 1,42 lakh plus 36 lakh 64,000 plus 1,456,000। तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 1,800,96,000, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट मेकिंग पर यूनिट कॉलम राइट नाउ बिकॉज एक पॉइंट पर आकर ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हमें अभी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। वो चीजें आपने सीख ही लेनी है कि जब क्लोजिंग स्टॉक आता है तो पर यूनिट कैसे हैंडल होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्लियरली गिवन है 21600 into 8, it is 21600 into 8, so 172800. So this is your gross factory cost because we are given the information of WIP plus 18009600. So 18182400. यहाँ पर अब हम ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP को एडजस्ट करेंगे। Now opening WIP is 18 lakhs. Closing WIP is given to you as 16,04,000. इनको एडजस्ट करने के बाद we get net factory cost. How much? Plus 18 lakh minus 16,04,000. That is 18,37,84,00. Right? अब हम चलते हैं आगे। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आते हैं खर्चे क्यू रैप के। अब एम आई गिवन एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू क्यू रैप कैटेगरी? नो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन वो सिंपल है, नथिंग गिवन एज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है जी, छोड़ दो। सो दिस इज योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। Now this value was also very clearly given to you. It was 9,60,000.
ठीक हो गया। अब यहां पर मुझे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एंड अब यू कैन सी देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को। ये जो मेरे पास सामान बचा है, पहले तो हम गेस करते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी कितनी बची है। तो क्वांटिटी कितनी बची का कैसे पता चलेगा, मैं यहां पर इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखाती हूँ। देखो मेरे पास, पहले मैं यूनिट्स की बात करूं अगर, तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था ऑफ फिनिश्ड गुड्स, 10,000 यूनिट्स। ठीक है, आपने प्रोडक्शन कितनी की, 1,94,000 यूनिट्स। सेल कितने हुए, मतलब आपने सोल्ड कितने किए, 1,60,000 यूनिट्स। दैट मीन्स डेफिनेटली देयर इज क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारी क्वेश्चन क्या थी, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सोल्ड यूनिट्स। मैं सिर्फ यूनिट्स की बात कर रही हूँ, नॉट वैल्यू। तो 10,000 मेरे पास पड़े थे, 1,94,000 हमने और बना दिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा होगा, क्योंकि 1,60 बिक भी गए होंगे। तो जब आप इसको इधर उधर जाकर प्लस माइनस करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज माइनस 1,60,000, 44,000 यूनिट्स, है ना। 44,000 यूनिट्स बचे। अब यहां पर 44,000 नहीं लिखना, हमें यहां पर उसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो, अब क्या पंगा है कि फिनिश गुड्स जो हैं ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल है। ठीक है, यही सबसे बड़ा हिंट है क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पर अपना एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि हमें फीफो लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है। देखो ये कंसेप्ट उठता ही क्यों है, अब आप ध्यान से समझना, क्योंकि अभी मैं जो लॉजिक समझा रही हूँ ये आपकी पूरी कॉस्टिंग में काम आना है। ठीक है, अब आप एक बार सोचकर देखो सिनेरियो है क्या। आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग की फॉर्म में 10,000 यूनिट्स पड़े थे। आपने इस बारी प्रोड्यूस किए 1,94,000 यूनिट्स। ठीक है, आपके बच गए 44,000 यूनिट्स। अब बचने पे सोचो, अगर मैं सोचूं कि मैं लगा रही हूं फीफो की पॉलिसी, इफ आई यूज फीफो, तो मतलब क्या है, फीफो क्या होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो पहले आया पहले बाहर वो जाएगा, राइट। इट मीन्स अगर मैंने सोल्ड किए हैं 1,60,000 यूनिट्स, ठीक है ना, 1,60,000 यूनिट्स अगर मैंने सेल किए हैं, तो मैं इसकी पहले बाइफरकेशन देखूंगी कि इट मीन्स मैंने सबसे पहले 10,000 ओपनिंग स्टॉक वाले सेल किए होंगे, क्योंकि ये सबसे पहले पड़े थे, सबसे पहले ये बिके, राइट। इसका मतलब अगर मैंने 10,000 ओपनिंग वाले बेचे तो इट मीन्स 1,50,000 मैंने फ्रेश प्रोडक्शन वालों में से बेचे। ये आप चीजें बना लेना, क्योंकि ये पक्के आपके रिकॉर्ड्स में काम आने वाली है। ठीक है, दोबारा से समझो, हमारे पास पड़े थे 10,000, हमने और बना लिए 1,94,000। मैंने आपको बोला सेल हुए 1,60। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन से वाले सेल हुए। तो अगर मैंने बोला कि फीफो पॉलिसी चल रही है तो इसका मतलब जो पहले पड़े थे पहले मैंने उनको बेचा। अब ये जो ओपनिंग था इट मीन्स ये मेरी बुक्स में से बाहर हो गया, ये तो खत्म ही हो गया, चला गया बाहर। अब इसका मतलब मैंने जो बाकी के 1,50,000 बेचे वो फ्रेश प्रोडक्शन में से बेचे। अब इट मीन्स जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है 44,000 यूनिट्स का। अब आप खुद सोचो ना, बनाए थे 194 इस बारी, उसमें से बेचे 1,50,000, तो ऑब्वियसली 44,000 यूनिट्स जो बचे हैं वो किस में से बचे हैं, आउट ऑफ फ्रेश प्रोडक्शन। ठीक है, अगर ये आउट ऑफ फ्रेश प्रोडक्शन बिके हैं तो इनकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वैल्यू विल डिपेंड ऑन फ्रेश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इस बारी मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ी उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब मैं कॉस्ट शीट पर चलती हूँ, आपको एकदम से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैंने इस बारी का खर्चा, ये तो देखो ये ओपनिंग स्टॉक तो पुराना खर्चा मैंने ऐड किया ना, ये वाले तो आउट ऑफ द सीन है, ये तो बिक गए। इट मीन्स जो बचा मेरा वो ये करंट कॉस्ट में से बचा, ठीक है। तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स मेरी कैसे आएगी, मैं बोलूंगी 183,784,000 इज द वैल्यू ऑफ 1,94,000 यूनिट्स। मेरे पास बचे 44,000 यूनिट्स। तो इस मेथड से 8400 डिवाइडेड विद 194,000 इंटू 44,000, इस मेथड से मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी इतनी 4168296। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर FIFO। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फ्रेश प्रोडक्शन मतलब 18 what was the figure 183,784,000, ये फ्रेश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो फ्रेश यूनिट्स बनाए थे 1,94,000 इंटू 44,000। इसमें ओपनिंग की वैल्यू का कोई रोल नहीं आया, क्योंकि ओपनिंग तो मेरे पास पड़े ही नहीं हैं, वो तो बिक गए हैं, ठीक है ना। जो बिक गए इट मीन्स जो मैंने फ्रेश बनाए थे उनमें से मेरा स्टॉक बच गया। दिस इज द पॉलिसी ऑफ FIFO, ठीक है, क्लियर। अब मैं चलती हूँ वेटेड एवरेज क्या होता है। अब मान लो वेटेड एवरेज का सिंपल मैं अगर आपको मीनिंग बोलूँ ना कि आपको कैसे याद रखना है, तो अब आप ये सोचोगे कि आई डोंट नो नए कौन से हैं पुराने कौन से हैं, सब कुछ मिक्स कर दिया। मतलब बना बनाकर प्रोडक्शन उठा उठाकर स्टोर में डालते गए, अब भूल ही गया कि पुराने कौन से थे नए कौन से थे, क्योंकि सबकी सेम ही शक्ल थी, ठीक है। अब इसका मतलब व्हेन आई एम सेइंग कि नए कौन से थे पुराने कौन से थे, इट मीन्स 10,000 जब मेरे ओपनिंग में पड़े थे, जब मैंने 1,94,000 की प्रोडक्शन लाकर स्टोर में डाल दी, तो अब मुझे टोटलिटी में कितने यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि स्टोर में 2,04,000 यूनिट्स पड़े हैं, टोटल यूनिट्स पड़े हैं। अब इन यूनिट्स में से ही 1,60,000 यूनिट्स बिके हैं, बिल्कुल अंडरस्टूड है। तो इट मीन्स इन टोटल यूनिट्स में से ही 44,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ठीक है। अब आप क्लोजिंग स्टॉक में से जज कर सकते हो कि नए कौन से हैं पुराने कौन से हैं, किसकी वैल्यू क्या है, अब सब कुछ मिक्स हो चुका है। व्हेन यू हैव मिक्स्ड अप द यूनिट्स यू विल ऑल्सो मिक्स अप देयर वैल्यूज एज वेल, तभी डिस्टिंक्शन खत्म होगी ना। अगर आपने नए पुराने का किस्सा खत्म करना है तो इट मीन्स अब इनकी टोटल वैल्यू भी खत्म करके अलग अलग एक ही कर दो। अब इन 10,000 की वैल्यू कितनी है आपके पास क्वेश्चन में दी हुई थी, इट वॉज गिवन टू यू एज 9,60,000, राइट। एंड नए वालों की आपको कॉस्ट कितनी आ रही थी 1,83,784,000। सो मैं बोलूंगी 1,83,784,000 प्लस 9,60,000, that is 1,93,384,000 rupees is the total value of 2,04,000 units, ठीक है। सब कुछ बस एक ही वर्ड याद करना, सब कुछ मिक्स कर दो, यूनिट्स भी मिक्स कर दो, वैल्यूज भी मिक्स कर दो, कर दी। अब इसका मतलब जो मेरे पास जो भी बिका, अब मेरे पास पर यूनिट एक एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 1,93,384,000। नाउ दिस इज द ओवरऑल एवरेज वैल्यू ऑफ इतने यूनिट्स, तो 1,93,384,000 डिवाइडेड विद 204, तो 94.796, ठीक है। आप इसको 7-8 भी कर सकते हो, नहीं सॉरी, इसको आप राउंड ऑफ करके 94.8 कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इज द एवरेज वैल्यू पर यूनिट। अब जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा उसकी भी आप वेटेड एवरेज क्या होगी,
आप बोलोगे 44,000 यूनिट्स वर इन माई स्टॉक, एवरेज वैल्यू इज 94.8, तो 94.8 into 44,000, तो here you will get the value as 4171,200. ठीक है जी, यहाँ पर वैल्यू थी अलग, यहाँ पर वैल्यू आई अलग। अब जोन सा भी मेथड फॉलो करोगे उसके हिसाब से आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। इफ यू आर यूजिंग वेटेड एवरेज तो सिंपल है, वेटेड एवरेज में मैं आपको अब यहाँ से शॉर्ट में बताती हूँ। वेटेड एवरेज में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के यूनिट्स को ऐड कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पर कितने यूनिट्स घूम रहे हैं, ये बातें हो रही थी 194,000 यूनिट्स की, ठीक है। ये कितने यूनिट्स थे, 10,000। तो जब हम इनका एक बारी टोटल लगा देंगे तो सम टोटल ऑफ दिस, सम टोटल ऑफ दिस, एवरेज वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। अगर आपको लगता है यू वांट टू अप्लाई फीफो, तो फीफो क्या कहता है, ओपनिंग सारा बिक गया, तो इट मीन्स जो बचा वो इसमें से बचा। अब दिस इज द वैल्यू ऑफ 1,94,000 यूनिट्स, 44 की कितनी होगी, ठीक है। तो एक इसी क्वेश्चन में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड दोनों हो गए। एंड ये क्वेश्चन में पता कैसे चला, क्योंकि इस क्वेश्चन में आई वॉज हैविंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो आप बड़ा बड़ा करके लिख लो, whenever there will be opening stock of finished goods in the question, there will always be a question mark whether to use FIFO or weighted average for the closing stock of finished goods. ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम पिछले भी हमने क्वेश्चंस किए, वहां तो ये पंगा आया नहीं, ये कैसे हो गया। तो अब ध्यान से देखना, अगर हमने पिछले क्वेश्चंस अगर किए भी हैं और जिनमें कोई ऐसा इशू नहीं आया, तो वहां पर उन्होंने यूनिट्स का डाटा ही नहीं दिया था, उसने आपको ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। ही वॉज सिंपली गिविंग द यू द वैल्यूज। अगर इस क्वेश्चन में भी मुझे वो फिनिश गुड की वैल्यू दे देता तो मैंने सोचना ही नहीं था, है ना। ये क्वेश्चन मार्क था, इसीलिए तो मुझे इसके ऊपर इतनी चर्चा करनी पड़ी। वैल्यू दे देता तो ठीक है, जिस मर्जी हो मर्जी मेथड लगाया हो, मुझे कोई लेना देना नहीं होता। ये वैल्यू मिसिंग थी, ठीक है। वैल्यू मिसिंग होने के कारण सारा साइकिल चला कि कितने यूनिट्स की कौन सी कॉस्ट है एंड whatever is the whole situation, ठीक है। तो ये है आपका सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट फीफो एंड वेटेड एवरेज का, क्लियर। इसके बाद चलो आप जो भी मेथड लगाओगे, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में इस कॉस्ट शीट के अंदर वेटेड फीफो अप्लाई किया हुआ है, तो मैं अब इसको आगे प्रोसीड करती हूँ। ये अब आपके पास आ जाएगा 1,83,784,00 प्लस 9,60,000 माइनस 416,8296, ठीक है। बुक से आपकी फिगर्स बदल सकती हैं बिकॉज द ओनली सोल रीजन इज द राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर्स। जहां पर भी आप राउंडिंग ऑफ को रोक दोगे वहां पर आपका आंसर वेरी करना शुरू हो जाएगा दूसरे पर्सन से। लेकिन आप अपनी जगह पर ठीक हो, दूसरा बंदा अपनी जगह पर ठीक है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आपका डिफरेंस एक दूसरे के साथ आता है, हार्डली मैटर्स। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब हमारे पास अगला खर्चा दिया हुआ है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको डालो 265,200। देन यू आर गिवन ट्रेवलिंग अलाउंस टू ऑफिस स्टाफ, ये भी हम डालेंगे यहाँ पर, ट्रेवलिंग अलाउंस टू ऑफिस स्टाफ 121,000। देन यू आर गिवन सेलिंग एक्सपेंसेस, वो भी डाल दो 646,000 and then you will add everything plus 265,200 plus 121,000 plus 646,000. So you will reach 1,858,9,104, ठीक है जी। यहाँ तक पहुंच गए। अब ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट,
उसने आपसे मंथली कॉस्ट शीट मांगी है, बट ही हैज गिवन यू द डाटा ऑफ प्रॉफिट एज वेल। तो हम अब क्या करेंगे, इसको यहीं नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वी शुड नॉट वेस्ट इट। आपके वो फालतू में 2-4 नंबर कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं उसका। हम एंड में एक छोटी सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना देंगे, ठीक है जी। एंड फिर आप यहाँ पर अपनी चीज को वाइंड अप कर दोगे। अब आपके पास सेल्स, प्रॉफिट एंड सॉरी, यहाँ पर आपकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट ऊपर से कॉपी करके लाते हैं। इट वाज, मेरे पास कैलकुलेटर पर नोटेड है, 18589,104 एंड ही इज टेलिंग यू प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स। अब ये भी बात बहुत ध्यान से हैंडल करना, 15% किस पर दिया हुआ है, सेल्स पर दिया हुआ है। तो सेल्स मेरे पास अभी मिसिंग है, तो मेरे पास है क्या हाथ में, प्रॉफिट। तो जो नहीं पता, लेट दैट बी एक्स, उसको एक्स मान के लेट टोटल सेल्स बी इक्वल टू एक्स। तो इक्वेशन क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स। तो 18589,104 प्लस 15% ऑफ x शुड बी इक्वल टू x। तो यहाँ पर आ गया 18589,104 प्लस 0.15x शुड बी इक्वल टू x। मैंने परसेंटेज का वो हटा दिया। अब ये यहाँ पर चला जाएगा, 589,104 इज इक्वल टू x माइनस 0.15x। ये बच जाएगा आपके पास 0.85x। x अकेला क्या आ जाएगा, 18589,104 डिवाइडेड बाय 0.85 डिवाइडेड बाय 18589,104 divided by 0.85. So you will get sales value as 21869534. ओके जी। तो इसके साथ आप इस डाटा को यहाँ पर फिलअप कर दोगे, यहाँ पर, एंड देन यू विल गेट द प्रॉफिट। ओके जी, इसको आप कंप्लीट कर लेना। And I hope this question is also very much clear to you. ठीक है। Now I am giving you the third back question of your book as your homework. इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेती हूँ, बट इट इज वेरी इजी, आप इसको खुद ट्राई करना, ठीक है। एंड अगर इस क्वेश्चन में या पूरी क्लास में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज डू इन्फॉर्म मी। I'll explain any number of times until the concept goes into your head. Okay? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है, A limited company has capacity to produce 1 lakh units of a product every month. इसकी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स बनाने की है। Its works cost, अब नोट द वर्डिंग की क्या कह रहा है, Its works cost at varying levels of production is as under. अब वर्क्स कॉस्ट क्या होता था, फैक्ट्री कॉस्ट। अब आपको उसने मतलब मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड सब कुछ डाल डूल के बताया हुआ है कि इतने लेवल पर इतनी वर्क्स कॉस्ट पड़ती है आपको, ठीक है। तो इसका मैं इंटरप्रेट करके बताती हूँ आपको। मान लीजिए मैं 10% लेवल पर काम करती हूँ, तो इट मीन्स मैं कितनी यूनिट्स बना रही होंगी, 1 लाख का 10%, आई विल बी मेकिंग 10,000 यूनिट्स। एंड अगर मैं 10,000 यूनिट्स के लेवल पर काम करती हूँ तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ रही है, 400 रुपए, ठीक है। सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इसके बाद वो आपको बता रहा है, इट्स फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1,50,000 रुपीज, फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2,50,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 पर यूनिट। अब कहता है इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट ₹500 पर यूनिट प्रोवाइडेड इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। अब वो स्टोरी आपको ये सुना रहा है, कहता कि ये चाहे तो 100% आउटपुट अपनी बनाकर बेच सकता है। मतलब 1 लाख का 100%, 1 लाख यूनिट्स
ये 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच सकता है, प्रोवाइडेड। अब इसको इतने हाई लेवल पर जाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। वो क्या है? कहता है इट गिव्स गिफ्ट आइटम्स कॉस्टिंग ₹30 पर यूनिट ऑफ सेल। अब आपने देखा होगा कि जब भी किसी कंपनी को अपनी सेल्स प्रमोट करनी होती है तो वो ऑफर्स लगा देती है, बाय 1 गेट 1 फ्री। फिर वो बोल देते हैं आपको कि बाय 1 गेट 30% ऑफ। फिर वो कोई ना कोई साथ में एक्स्ट्रा, जैसे आप शैम्पू बाय करो तो साथ में सोप फ्री, कुछ भी ऐसी ऑफर्स मिलती हैं। तो ये ऑफर्स की बात कर रहा है। कहता है हर यूनिट ऑफ सेल के साथ आपको 30 रुपये का गिफ्ट आइटम देना पड़ेगा। आपको लकी ड्रॉज एवरी मंथ निकालने होंगे, गिविंग फर्स्ट प्राइज ऑफ 50,000, सेकेंड प्राइज ऑफ 25,000, थर्ड प्राइज ऑफ 10,000 एंड 3 consolation prizes of 5,000 each to customers buying the product। तो यहाँ पर लकी ड्रॉज का खर्चा आपको कितना करना पड़ेगा? 50,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 एंड लास्ट में गलती से भी 5,000 मत ऐड करना, इट विल बी 5,000 इंटू 3, क्योंकि 3 कॉन्सोलेशन प्राइजेज है। गॉट द पॉइंट? इसके बाद वो कहते हैं आपको 1 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट्स पर खर्चा करना पड़ेगा एवरी मंथ, कस्टमर्स के ऊपर, उनको खुश करने के लिए। चाय पानी पिलाओगे, बैठे रहेंगे कस्टमर आपके दुकान में और सामान खरीदी जाएंगे। इट स्पॉन्सर्स अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट ए कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ। आपको हर हफ्ते एडवर्टीजमेंट करानी है जो कि आपको 20 लाख का खर्चा करवाएगी हर महीने। ये खर्चे करने पड़ेंगे अगर आपको 100% पर काम करना है। नीचे कहता है इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट at 550 per unit without incurring any of the expenses referred to in A to D above। अगर आपको 30% आउटपुट बेचनी है तो 30% का मतलब सिर्फ 30,000 यूनिट हो गए ना, 1 लाख का 30%, तो 30,000 यूनिट्स कहता है बिकेंगे भी 550 रुपये पे, पर आपको ये वाले खर्चे A to D वाले नहीं करने पड़ेंगे। तो प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। तब आपको 2 कॉस्ट शीट्स तैयार करनी है जिनमें एक आपका लेवल होगा 30%, 30% का मतलब हो जाएगा 30,000 यूनिट्स का, एंड एक आपके 100% का मतलब 1 लाख यूनिट्स का। ठीक है, तो ये आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। अब जब आप इमेजिन करो, जब आप क्वेश्चन को शुरू करोगे तो मटेरियल लेबर है ही नहीं है, सीधा आपके पास कहाँ से क्वेश्चन शुरू होना है? वर्क्स कॉस्ट से। तो मैं आपको बस ये बता देती हूँ, वर्क्स कॉस्ट जैसे अब 30% लेवल पर काम करोगे तो ऑपोजिट देखो, वर्क्स कॉस्ट कितनी है? 380 पर यूनिट। तो 380 पर यूनिट इंटू, अब यूनिट्स कितने बना रहे हो? 30,000, तो आपको वर्क्स कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 114,000,000। दिस विल बी द वर्क्स कॉस्ट। उधर जाओगे तो 310 पर यूनिट है, तो 1 लाख के लिए इतनी वर्क्स कॉस्ट पड़ेगी। जीरोओं की गड़बड़ मत करना, अब आप करोड़ों में खेलने वाले हो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क्स कॉस्ट के बाद आप इनमें एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे क्लियर कर दिए हुए हैं, 1.5 लाख रुपए होने हैं। अब देखो जो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं वो तो चाहे आप 30% पे काम करो चाहे 100% पे करो, वो तो उतने ही पढ़ने हैं ना। तो यहाँ पर आपके फिक्स एंड वेरिएबल के लॉजिक्स लगने शुरू हो जाएंगे। ये 1.5 लाख इधर है तो 1.5 लाख इधर रहेगा। फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस कह रहा है 2.5 लाख, तो फिक्स्ड मार्केटिंग भी आपकी 2.5 लाख पड़नी है चाहे कोई भी लेवल पे काम करो, ये भी 2.5 लाख हो जाएगी। फिर कहता है वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब जब वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप करोगे, वेरिएबल कॉस्ट तो वो अब पर यूनिट होती है क्योंकि वेरिएबल है, तो 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो ये 30 इंटू 30,000 यहाँ पर होएगा, ये 30 इंटू 1 लाख के हिसाब से होएगा। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। एंड फिर जब आप 100% वाले पे काम कर रहे हो, मतलब इस लेवल पे आप खर्चों की बात करोगे, तो आपको स्पेशल एक्सपेंसेस यहाँ पर जितने भी हैं लिस्ट A to D वो सारे डालने पड़ेंगे, वो यहाँ पर नहीं होंगे। एंड नीचे आपको दोनों के सेलिंग प्राइजेस भी अलग अलग मेंशन्ड है, तो उसके हिसाब से आप इनका प्रॉफिट निकालोगे। तो आई जस्ट होप दैट यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन
कोई दिक्कत आएगी मुझे बताना. आई जस्ट नीड यू टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एज वेल. इसीलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रही हूँ. करने को तो मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगने थे, बट आई एम कीपिंग इट फॉर यू. ठीक है, आप इसको कर लेना. एंड हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है, मैंने रफ में लिखा है. दिस इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट. ठीक है, आप इसको अपने ढंग से अच्छे से प्रेजेंट करना. राइट तो इसके साथ हमारे जो बैक क्वेश्चंस हैं वो भी खत्म हो गए. एंड द लास्ट इलस्ट्रेशन जो हमारी रह गई थी पेंडिंग, अब मैं उसको डिस्कस करने वाली हूँ. दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 विद यू, सो दैट हमारा ये जो चैप्टर है स्टडी मटेरियल से कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन, इट्स यू कैन सी देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन. एंड मैं इनको डिस्कस करने वाली हूँ. फुल स्पीड से करेंगे बिकॉज आपको सब कुछ आता है. शायद ही हार्डली आपको एक आधा पॉइंट इसमें नया लगे. जो नया लगेगा साथ ही में हम उसके ऊपर स्टार लगा के उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, बिकॉज बाकी पॉइंट्स अगेन फिर से रेपिटेटिव होने वाले हैं आपके लिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 3 की डिस्कशन. तो ही सिंह अर्नव इस्पत उद्योग ने आपको ये डाटा दिया है एंड इसमें खर्चों की लिस्ट है. तो सीधा हम पहले क्वेश्चन को पढ़ के फिर बैक गियर मारे हम बेटर है पहले पीछे से पढ़ते हैं. तो उसने आपको बोला है कि फ्रॉम द अबव डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट सब कुछ बताना है. बतानी है तो हमने कॉस्ट शीट ही है. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहली इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल परचेज्ड. यू नो द हेड कहाँ पर आनी है, क्लियर है. जीएसटी पेड ऑन अबव परचेजेस एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट. अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है यस, तो कॉस्ट नो. क्लियर, तो ये हमारी कॉस्ट शीट में नहीं आएगी. नहीं आने पर भी आपको नीचे नोट मेंशन करना है, वर्किंग नोट में बताना है कि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपसे ये इंफॉर्मेशन हैंडल होनी रह गई. उसको पता होना चाहिए कि आप नहीं ले रहे हो, तो आपको इसका लॉजिक पता है. तो यू मेंशन क्लियरली सिंस ITC is available, therefore it will not form part of cost of raw material. ओके जी. नेक्स्ट आ गया फ्रेट इनवर्ड्स, मतलब कैरेज इनवर्ड्स. तो ये कहाँ पर जाता है, याद आ गया, रॉ मटेरियल की वैल्यू में ऐड होता है. ठीक, इसके बाद आ गया वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर्स. व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टेप वेयर वी ऐड डायरेक्ट वेजेस. ठीक, contribution made towards employees, PF is provident fund, ESIS होता है employees state insurance scheme. अब आप सोचो ये क्या है, contribution made towards employees. अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो provident fund होता है ये employees का fund होता है. इसमें employer and employee दोनों contribute करते हैं. ठीक है, तो जो employer contribute कर रहा है तो ये तो उसके wages का ही पार्ट बन जाएगा ना. ठीक है ना, क्लियर. तो मतलब ये आप लेबर चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे कि वेजेस जब किसी बंदे की सैलरी का पैकेज होता है तो उस पैकेज में बहुत कुछ होता है. बेसिक सैलरी कितनी है, डियरनेस अलाउंस कितना है, प्रोविडेंट फंड कितना कटेगा एंड ऑल. तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो वेजेस की का ही खर्चा होता है. दिस विल बी एडेड इन वेजेस. प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स. अब फैक्ट्री में कौन से बंदे काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली जो डायरेक्ट लेबर है ना, फैक्ट्री वर्कर्स. तो ये उनकी वेजेस का पार्ट बन जाएगा, मतलब डायरेक्ट लेबर का पार्ट बनेगा. रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट. अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, पावर डायरेक्ट एक्सपेंस. Amount paid for purchase of molds and patterns, and he's saying life is equivalent to 2 years production. अब ये जो मोल्ड्स एंड पैटर्न्स हैं अलग अलग कामों के लिए यूज होते हैं, तो कहते हैं इनकी लाइफ 2 साल है एंड इनकी वैल्यू कितनी है, 8,96,000. तो बेसिकली ये क्या हो गया, एसेट है जिसकी डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर होगी. तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी. अब इसका हेड क्या है, अब मैंने आपको बताया था यूटिलिटीज वर्ड आ जाए या मोल्ड्स जिग्स आ जाए तो यू विल पुट देम इन डायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, तो ये नई नई चीजें हैं, आप इनको मार्क कर लो. फिर है नेक्स्ट, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स.
ये क्या होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए अगर आप बाहर से कोई बंदे बुलाते हो या उनको वर्क असाइन करते हो। अब मान लीजिए मेरा कोई काम है, मुझे गनी बैग्स में अपना सामान डालकर बेचना होता है। अगर मैं उसकी प्रिंटिंग करवाऊं बैग्स की बाहर से कहीं से, उसको जॉब वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जॉब वर्कर्स को जॉब चार्जेस पे किए हैं, तो दिस इज ऑल्सो लिंक्ड डायरेक्टली विद योर बिजनेस विद द प्रोडक्ट। तो इसको हम कहाँ पर डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस हेड के अंडर। ठीक है जी। उसके बाद आ गया स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। अब ये क्या होते हैं, जैसे ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स वगैरह, तो ये अब चीज़ें कहाँ पर जानी शुरू हो जाएंगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक हो गया। फिर आ गया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपको अलग अलग गिवन है, मेरे ख्याल से इस पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी, ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड्स में जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगी, डिलीवरी व्हीकल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है। तो सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स, नाउ सुपरवाइजर्स दे आर नॉट डायरेक्ट वेजेस बट दे वर्क इन फैक्ट्री, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी आप खुद पॉइंट हैंडल कर सकते हो, मैं आपको बोर नहीं करूंगी। नेक्स्ट आ गया इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसको देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट कहाँ पर पड़ा होता है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। नाउ दिस पॉइंट इज न्यू फॉर यू, सो यू हाईलाइट इट स्पेशली, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, so this is covered under factory overheads। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आप मटेरियल WIP की इकट्ठी करवा देते हो, क्योंकि WIP बेचारी कैटेगरी ना इधर की होती है ना उधर की होती है। तो वी आर जैसे बेसिकली ये एज्यूम किया जाता है कि जो आपका रॉ मटेरियल पड़ा होता है बिफोर कंजम्पशन, वो फैक्ट्री में ही पड़ा होता है, वहाँ से आप इशू करके आप प्रोडक्शन के लिए भेज देते हो, तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्योंकि इसके अलावा इसका कोई भी और सुटेबल हेड नहीं बनता, आप चाहे सोच कर देख लो। ठीक है, तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, इसको यहीं पर आप मार्क कर लो, बिकॉज इसकी जगह फैक्ट्री ओवरहेड्स ही रहेगी हमेशा। देन यू हैव एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, ये QRAP याद आ गया, ये वो है। क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये भी QRAP में चला जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट QRAP का पार्ट है। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल QRAP का पार्ट हो गया। सॉरी, दिस इज एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, सो दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, यहाँ पर QRAP में रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी, क्वालिटी कंट्रोल थी, तो क्वालिटी कंट्रोल के सेपरेट पॉइंट्स कवर हो गए हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट द पोल्यूशन कंट्रोल, तो पोल्यूशन फैक्ट्री से होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इफ यू आर यूजिंग एनी इक्विपमेंट और उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स। देन यू आर गिवन एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। अब ध्यान से वर्डिंग पढ़ो, एडमिनिस्ट्रेशन है पर किसकी, फैक्ट्री वर्क की, तो ये QRAP का A हेड आ गया। क्लियर। नेक्स्ट यू आर गिवन सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स। अब फंक्शनल मैनेजर्स में कौन कौन से मैनेजर्स है, प्रोडक्शन कंट्रोल। अब ये वही वाला टॉपिक आ गया, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, इसको हम कहाँ पर लेकर जाएंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी की तरफ, ज्यादा फोकस इसका प्रोडक्शन के ऊपर होगा, तो ये QRAP का पार्ट बनेगा। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, नो लिंक विद प्रोडक्शन, तो इट इज प्योरली ऑफिस ओवरहेड्स। सेल्स एंड मार्केटिंग प्योरली सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक हो गया, तीनों हेड क्लियर। देन जनरल मैनेजर क्लियर है आपको, ऑफिस ओवरहेड्स में जाएगा। पैकिंग कॉस्ट आ गया, प्राइमरी पैकिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड, ये वो वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था क्लास में, तो ये कहाँ पर जाएगा, बिल्कुल एंड पॉइंट होगा हमारी कॉस्ट शीट का, कॉस्ट ऑफ सेल से पहले। क्लियर। देन यू आर गिवन फी पेड टू ऑडिटर्स, clearly office overheads, legal advisors office overheads, independent directors office overheads, performance bonus paid to sales staff selling overheads. Then you are given values of opening values of WIP, material, finished goods, clear given, closing stocks की values clearly given.
नीचे कह रहा है अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग, स्क्रैप जनरेट हुआ कब हुआ? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज क्या थी? क्यू रैप के बाद माइनस करते थे. हाँ, ठीक है. तो आई होप इन 30 पॉइंट्स में से आपको शायद ही 2 या 3 पॉइंट्स नए लगे होंगे, जो भी आप आराम से सोचो तो रिलेट हो जाते हैं कि कहाँ पर जाएंगे. तो ये आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना. कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत किसी भी पॉइंट में आए तो आई एम देयर, डू टेल मी एंड कंप्लीट योर वर्क एंड मस्ट इन्फॉर्म मी. ओके जी. सो बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर.